नमस्कार एंड दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एवॉक्स प्रोग्राम के बारे में। एवॉक्स यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा रडार जो कि एक एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है और ये हवा में जाकर के, एयर में जाकर के बहुत बड़े दुश्मन के एरिया को स्कैन कर सकता है। ये उन एरियाज को भी स्कैन कर सकता है जो कि ग्राउंड रडार्स के थ्रू बचे जाते हैं, यानी कि ग्राउंड रडार्स के जो ब्लाइंड स्पॉट हैं उनको भी ये कवर कर सकता है। और जब ग्राउंड रडार्स और एवॉक्स दोनों मिलकर के किसी एरिया की प्रोटेक्शन करते हैं, किसी एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो वहां पर कोई भी एरिया इन रडार्स के नजर से बच नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि वो पूरा एरिया जो है उसका एयर डिफेंस फुल प्रूफ हो जाता है। इस तरह के सिस्टम्स को पहली बार अमेरिका ने 1950s 1960s में कोरियन वॉर में इस्तेमाल किया। उसके बाद इराकी फ्रीडम वॉर और गल्फ वॉर में भी इस तरह के सिस्टम्स का बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया, जहां अमेरिका ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि किस तरह से एक एवॉक विमान के थ्रू पूरे एयर ऑपरेशंस को बहुत इफिशिएंटली कंडक्ट किया जा सकता है विद हायर सिचुएशनल अवेयरनेस। इस तरह के सिस्टम्स को फोर्स अनेबलर्स और फोर्स मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। फोर्स अनेबलर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जितना भी वहां डेटा होता है एयर ऑपरेशंस का, वो सारा डेटा कलेक्ट करके ग्राउंड फोर्सेस को देते हैं, जिसके थ्रू आने वाले एयर ऑपरेशंस को, चाहे वो ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस हो या डिफेंसिव एयर ऑपरेशंस हो, उनको डिसाइड करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा ये फोर्स मल्टीप्लायर भी है। फोर्स मल्टीप्लायर इस तरह से क्योंकि हमें पता है किसी भी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले के टाइम पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हुआ करते थे, जहां पर कुछ जहाज हमेशा अपने एयर स्पेस में बने रहते थे, जो कि दुश्मन के 24/7 प्रोटेक्शन के लिए वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहते थे। अब इस तरह के विमानों के आने के बाद जब ये विमान हवा में होते हैं तो ये बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर सकते हैं, और क्योंकि ये अर्ली एयरबोर्न सिस्टम्स हैं तो दुश्मन के एरिया से अगर कोई छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी अगर वहां से फ्लाई करके हमारी टेरिटरी की तरफ आने की कोशिश करता है तो ये बहुत पहले से ही हमारे जो ग्राउंड बेस्ड जो एसेट्स हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, और जो ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल में ड्यूटी पर हैं उनको स्क्रैम्बल करके बहुत जल्दी वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जो एयर कॉम्बैट पेट्रोल की रिक्वायरमेंट थी उसको ये बहुत हद तक डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज जो एयर पेट्रोल कॉम्बैट में यूज किए जाने थे उनको हम अदर जगह पर यूज कर सकते हैं। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर भी हैं। आजकल के टाइम पर बहुत सारे देश इनको एयर ऑपरेशंस का ऑर्केस्ट्रेटर भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजिकल बैटल एरेना में इस तरह के जो एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के बारे में ही आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट अपना प्रोग्राम डिस्कस करने से पहले हम पाकिस्तान और चाइना के एवॉक्स प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देखेंगे कि किस तरह उन्होंने पिछले कुछ दशकों में भारत से यहाँ पर ज़्यादा बढ़त ले ली है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे खुद के प्रोग्राम के बारे में। ये भी देखेंगे कि भारत क्यों इनसे इतना पिछड़ चुका है और अब भारत यहाँ पर क्या करने जा रहा है जिससे ये जो गैप बना है इस पूरी कैपेबिलिटी में वो उसको मैचअप किया जा सके। तो शुरू करते हैं पहले चाइना के एवॉक्स प्रोग्राम से। अब इस तरह के सिस्टम्स को पाने की चाहत तो चाइना 1960 से ही रखता था, पर उन्होंने ज़्यादा सीरियस एफर्ट लेने शुरू किए 1990s के बाद, जब उन्होंने अमेरिका को गल्फ वॉर में इस तरह के सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए देखा और उनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ समझा। अब ये जो शख्स हैं इनका नाम है वेंग शाओमो। ये एक चाइना के रडार इंजीनियर है जिनको चाइना में फादर ऑफ एवॉक्स भी कहा जाता है। तो चाइना के एवॉक्स प्रोग्राम की शुरुआत इन्होंने की, और इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले बनकर के आया KJ-200 नाम का एवॉक, जो कि Y-8 नाम के एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंटेड था। ये Y-8 जो एयरक्राफ्ट है ये रशिया के AN-12 यानी कि एंटोनोव 12 विमान की ही एक कॉपी है, और जो ये रडार है यानी कि KJ-200 ये एक बैलेंस बीम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार था, जो कि देखने में स्वीडन के SAP 2000 एरियाई रडार जैसा दिखाई देता था। अब इसके बाद चाइना ने यहाँ पर इसी सिस्टम के अंदर एक मॉडिफिकेशन किया, और यहाँ पर इसी एयरक्राफ्ट यानी कि Y-8 एयरक्राफ्ट के ऊपर ही एक नॉन रोटेटिंग रोटोडोम एंटीना को फिक्स करके पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान ने इस तरह के 4 विमान खरीदे थे, और इन विमानों को बोला गया ZDK-03 काराकोरम ईगल आई।
रिसेंटली पाकिस्तान ने इन्हीं 4 एवॉक्स को रिटायर किया सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर, क्योंकि ये एवॉक्स लिटरली पूरी तरह बेकार थे। पाकिस्तान ने इनको खरीदा था माउंटेन रीजन पर निगरानी रखने के लिए, क्योंकि जैसा नाम से भी पता चलता है कि काराकोरम रेंज के आसपास के एरिया को निगरानी रखनी थी। बट ये एयरक्राफ्ट कभी भी पाकिस्तान ने पहाड़ों में डिप्लॉय ही नहीं किए, क्योंकि इनकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल भी उन एरियाज में थी ही नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा इसको कराची के पास के स्टेशंस पर हमेशा बेस रखा ताकि ये सी एरिया को ओवरलुक कर सके। हालांकि सी पर भी इनकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं थी और इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से और इनकी इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस ना होने की वजह से पाकिस्तान ने इनको बहुत जल्दी रिटायर कर दिया। और चाइना ने भी इन एवॉक्स को कभी भी अपनी फोर्स में शामिल नहीं किया। ठीक इसी समय चाइना KJ-2000 नाम के डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी काम कर रहा था, जहां पर एक डील क्रैक की जानी थी रशिया और इजराइल के साथ, जहां पर इजराइल के फैल्कन रडार को रशिया के A50 बैरीव जो कि IL-76 का एवॉक वर्जन है उसके ऊपर माउंट किया जाना था। और ये था KJ-2000 नाम का एवॉक जो कि चाइना बनाना चाह रहा था। हालांकि यूएस के बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर की वजह से इजराइल ने इस डील को कभी किया ही नहीं, बट चाइना ने इस प्रोग्राम को डिसमेंटल नहीं किया और उन्होंने इस प्रोग्राम को अपने से ही आगे बढ़ाया और आगे चल कर के KJ-2000 नाम के एवॉक्स को उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया, जो कि उन्होंने क्लेम किया कि ये फैल्कन रेडार जो कि इजराइल का रेडार है उससे ज़्यादा जो कवरेज है वो प्रोवाइड करता है और इसकी इफेक्टिवनेस उससे कहीं गुना ज़्यादा है। हालांकि चाइना के दावों में और सच्चाई में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसके बाद चाइना ने KJ-500 नाम के एवॉक्स को यहाँ डेवलप किया, जो कि KJ-2000 जैसा ही है, जो कि 100 से ज़्यादा टारगेट्स को एक साथ ट्रेस कर सकता है। चाइना कहता है कि इनकी जो रेंज है वो लगभग 470 किलोमीटर की है। हालांकि इसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि 470 किलोमीटर की रेंज फैल्कन रेडार की है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो 500 KJ-500 है और KJ-2000 जो रेडार्स हैं वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है जो कि फैल्कन को कंपेयर कर सके। फिर भी चाइना ने अपनी फ्लीट के अंदर लगभग 45 से ज़्यादा इस तरह के रेडार्स को अभी इंक्लूड किया हुआ है, जहां पर KJ-200, KJ-500 और KJ-2000 जो है वो सभी इंक्लूडेड हैं। चाइना का लैंड मास बहुत बड़ा है, चाइना के बहुत सारे एनिमीज है, साउथ चाइना सी हुआ, लद्दाख हुआ और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर चाइना को लगातार इस तरह के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स बनी हुई है और चाइना लगातार इस तरह के सिस्टम्स के अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर रहा है। रिसेंटली चाइना ने KJ-3000 को भी यहाँ पर लगातार अपने सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए जो उसके प्रयास हैं उनको बढ़ाया हुआ है और माना जा रहा है कि एज पर दी चाइनाज क्लेम, चाइना ये भी कह रहा है कि जो KJ-3000 है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो रखता है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि इस रडार के अंदर किस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, बट चाइना यहाँ पर लगातार अपने इन सिस्टम्स को दुरुस्त कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड कर रहा है और उनके नंबर्स को भी उसने उस लेवल तक बनाया हुआ है कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह फुल प्रूफ बन सके। अब हम आते हैं अपने दूसरे एनिमी यानी कि पाकिस्तान पर। एवॉक्स सिस्टम को पाने की चाहत तो यहाँ पर पाकिस्तान की भी बहुत पुरानी थी। 1980 के दशक में जब सोवियत अफगान वॉर के दौरान सोवियत एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस को वॉयलेट किया करते थे, उसमें घुस आया करते थे, तो इस प्रॉब्लम को लेकर के पाकिस्तान ने यूएस के सामने एक रिक्वेस्ट सबमिट की, जहां पर उन्होंने यूएस का उस समय का मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एवॉक्स सिस्टम जो था बोइंग E-3A सेंट्री वो मांग लिया। हालांकि यूएस ऑलरेडी पाकिस्तान को F-16 दे चुका था, बट वो और भी कोई ऐसा एक्सपेंसिव सिस्टम पाकिस्तान को देने के लिए राजी नहीं था। यूएस और नेटो कंट्रीज के अलावा इस तरह का और कोई सिस्टम यूज भी नहीं करता था, तो पाकिस्तान को यूएस इस तरह का सिस्टम देने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। यूएस ने हालांकि यहां पर एक ऑफर पाकिस्तान को दिया, जहां पर यूएस ने एक छोटा एवॉक सिस्टम जो था ग्रूमैन E-2C हॉकाई वो पाकिस्तान को यहां पर ऑफर किया और पाकिस्तान ने ये ऑफर ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी परफॉर्मेंस माउंटेनियस रीजन में उतनी नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट करता है। हालांकि पाकिस्तान यहाँ ये भूल जाता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स और 1988-89 में जब सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉल करते हैं तो पाकिस्तान एक बार फिर यूएस के सामने ये रिक्वेस्ट सबमिट करता है, जिसको यूएस पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। जिसके दो कारण थे, पहला कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो चुकी थी क्योंकि वॉर भी खत्म हो चुकी थी, और दूसरा अमेरिका में प्रेसलर अमेंडमेंट नाम का एक्ट आता है जो कि ऐसे देशों को जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उनको यूएस के हथियारों की जो सेल है
है उसको प्रोहिबिटेड करता है। अब 1987 तक ये दुनिया को पता चल चुका था कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से यहाँ पर एक न्यूक्लियर डिवाइस बना लिया है। अब इस सब के बाद पाकिस्तान का इन सिस्टम में 10 साल बाद इंटरेस्ट तब जाग उठता है जब भारत इजराइल के साथ फैल्कन रडार की डील यहाँ साइन करता है और पाकिस्तान भी चाइना के साथ $278 मिलियन की एक डील साइन करता है, जहां पर चाइना पाकिस्तान को ZDK-03 काराकोरम ईगल आई जो एवॉक्स है वो डिलीवर करता है 2010 से 2011 के बीच में। ये वही एवॉक्स हैं जिनको पाकिस्तान ने रिसेंटली रिटायर किया है। इसके अलावा पाकिस्तान SAP 2000 एरियाई नाम के स्वीडन के जो एवॉक्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रोक्योर करता है और इनके 9 यूनिट्स को वो स्वीडन से परचेज करता है, जिनकी डिलीवरी रिसेंटली जो लास्ट 9th इसका एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान को मिलता है। तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के पास जितने भी जो एवॉक्स हैं वो सभी स्वीडन के SAP 2000 एरियाई एवॉक्स हैं। हालांकि एक छोटा सिस्टम है पर ये ZDK-03 से ज़्यादा पावरफुल है और इसका पता इनके स्टेशन से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि चाइनीज़ रडार को हमेशा पाकिस्तान ने कराची के आसपास जो है डिप्लॉय किया और जो स्वीडिश रडार था उसको हमेशा इंडिया की तरफ यानी कि नॉर्थ में कामरा में उसको स्टेशन किया, जिससे वो इंडिया के जो माउंटेनियस रीजन्स हैं उनकी पूरी तरह निगरानी कर सके। हालांकि एट प्रेजेंट अभी चाइना के तो जो रडार्स हैं वो पूरी तरह बाहर हो चुके हैं एवॉक्स, और अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास ये स्वीडिश एवॉक्स सिस्टम्स ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सो ये रडार लगभग 240 डिग्री का कवरेज देते हैं। हालांकि इनकी एंड्योरेंस और इनकी रेंज चाइनीज़ एवॉक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रडार्स हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ एवॉक्स। अगर इनके नंबर्स की बात की जाए तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान 9 ऐसे एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करता है जो कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। लैंड मास के हिसाब से भी देखा जाए तो पाकिस्तान इस तरह के एयरक्राफ्ट को 24/7 जो है एयर में रखते हुए अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह फुल प्रूफ बना सकता है। हालांकि पिछले इंसिडेंट्स जो है वो इस बात को बहुत हद तक कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि भारत की बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी जाए या फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर था, इन दोनों ही इंसिडेंट्स में इस तरह के एयरक्राफ्ट्स का जो यूज़ है वो पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया, या फिर ये एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग क्यों नहीं दी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पाकिस्तान ने इन कंपैरिजन टू इंडिया अपनी एवॉक्स की फ्लीट के रिक्वायर्ड नंबर को यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। वो इस तरह के सिस्टम्स में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है और लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में जितने भी लूप होल्स हैं उनको पूरी तरह फिलअप करे और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाए। अब हम आते हैं हमारे एवॉक्स प्रोग्राम पर, जहां पर पाकिस्तान और चाइना के कंपैरिजन में हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। भारत में एवॉक्स विमान की जरूरत 1999 कारगिल वॉर के बाद महसूस की गई और 2004 में भारत, रशिया और इजराइल ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग रशिया के A50 बैरीव जो कि IL-76 का एवॉक वर्जन था उसके ऊपर माउंट किया जाना था इजराइल के फैल्कन रडार को, और इस तरह के 3 एवॉक्स भारत को मिलने थे 2009 से 2010 के बीच में। सो इस एग्रीमेंट को भारत ने साइन किया और इन 3 विमानों को 2009 से 2010 के बीच में अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड करा लिया। इसी तरह का एक एग्रीमेंट चाइना भी करना चाहता था, जिसको लास्ट मोमेंट पे यूएस ने इजराइल को प्रेशर करके बैकआउट करा लिया और ये डील हो नहीं सकी। बट भारत के केस में ऐसा नहीं हुआ, भारत में ये डील पूरी तरह सफल साबित हुई। सो इजराइल के ये फैल्कन रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार्स हैं जो कि लगभग 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फ्यूज सिस्टम है और ये इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इन सिस्टम्स के बाद इंडियन एयरफोर्स का जो एयर डिफेंस है वो काफी ज्यादा सुदृढ़ हो चुका था। हालांकि इसी बीच DRDO भी अपने इंडिजिनियस एवॉक सिस्टम पे लगातार यहाँ काम कर रहा था और 2011 में उसको इस एवॉक सिस्टम को कंप्लीट करना था, बट यहाँ पर 6 साल के डिले के बाद 2017 में DRDO ने इस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स को दिया और इसका नाम दिया गया नेत्रा 1। नेत्रा 1 को माउंट किया गया ब्राजील के एम्बरर 145 एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो कि एक छोटा एयरक्राफ्ट था। इसकी एंड्योरेंस काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू A50 और इसकी रेंज भी काफ़ी कम थी। हालांकि क्योंकि ये एक इंडिजिनियस एवॉक सिस्टम था, इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार ने इसको हमारी फोर्सेस में इंडक्ट करा दिया। तो यहाँ पर 2 यूनिट 2017 में भारतीय फोर्सेस को इस एयरक्राफ्ट की मिली।
इसके बाद 2017 से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे मल्टीपल ओकेजन्स हुए जहां पर इन एवॉक्स विमानों के नंबर्स को भारतीय वायुसेना में बढ़ाने के बारे में प्लान्स बनाए गए। स्पेशली जो फैल्कन रडार है इजराइल का, उसको भारतीय वायुसेना के बेड़े में उसका नंबर बढ़ाने के बारे में लगातार यहाँ पर प्लान्स प्रपोज किए गए। हालांकि कोई भी प्लान कभी भी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसका बड़ा कारण था एक तो इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होना और दूसरा हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका फोकस हमारे इंडिजीनियस सिस्टम पर होना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर होना। सो यहाँ पर जो नेत्रा सिस्टम हमारा डीआरडीओ बना रहा है उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा था एज कंपेयर टू फैल्कन रडार। अब अगर बात करें हमारे यहाँ पर इंडिजीनियस एवॉक्स सिस्टम की, जो कि नेत्रा सिस्टम है, तो यहाँ पर डीआरडीओ ने नेत्रा 1 का एक एडवांस वर्जन बनाया है जिसका नाम है नेत्रा मार्क 1A, और इसकी 6 यूनिट्स को खरीदने की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है और बहुत जल्द इसकी 6 यूनिट्स भारतीय वायुसेना में इंक्लूड करा ली जाएंगी। इसके अलावा डीआरडीओ यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है जहां पर डीआरडीओ नेत्रा सिस्टम का एक एडवांस वर्जन बना रहा है जिसका नाम है नेत्रा मार्क 2, और इसको माउंट किया जाएगा एयर इंडिया के यात्री विमान यानी कि एयरबस A330 पर। पहले बात हो रही थी कि इसको A330 पर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इसको बदल कर दिया गया A321 पे करेंगे, और एट लास्ट ये कंफर्म किया गया कि इसको A319 पर जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। और A319 की कुछ यूनिट्स बेंगलोर में डीआरडीओ को डिलीवर भी कर दी गई है। हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में अभी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, बट माना ये जा रहा है अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरी तरह एक इंडिजीनियस एवॉक होगा जिसका बेस भी भारत का होगा और जिसका रेडार भी पूरी तरह भारत का ही होगा। अब ये सब प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है और हमारी आज की करंट स्ट्रेंथ केवल 5 है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से काफ़ी कम है। देखिए, भारत जो कि इतना बड़ा देश है जिसमें लगभग 15,000 किलोमीटर की हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं और लगभग 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, इस सब एरिया को 24/7 प्रोटेक्शन देने के लिए हमें लगभग 18 से 20 एवॉक्स की यहाँ पर ज़रूरत है और हमारे पास केवल 5 हैं, जो कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम है। और अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 20 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन शॉर्ट हमारा ये जो कैपेबिलिटी गैप है वो बहुत ज़्यादा इस समय बड़ा है और हमें बहुत प्रोएक्टिवली, बहुत स्विफ्टली वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि इस कैपेबिलिटी गैप को फिलअप करने के लिए ज़रूरी है। अब इस कैपेबिलिटी गैप को डिफेंड करने के लिए सरकार का एक धड़ा ये भी कहता है कि 2017 के बाद सरकार का फोकस S-400 की खरीद पर ज़्यादा था एज कंपेयर टू इन सिस्टम्स के। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम अपनी जगह है और एवॉक्स सिस्टम्स अपनी जगह होते हैं। S-400 डेफिनेटली एक बहुत लीथल एयर डिफेंस सिस्टम है, बट वो कभी भी एवॉक्स की जगह नहीं ले सकता। एवॉक्स जो है वो एयर ऑपरेशंस के ऑर्केस्ट्रेटर्स होते हैं, वो पूरी तरह एयर ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर सकता। एयर डिफेंस सिस्टम आपको डिफेंड कर सकता है बट वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस में आपकी मदद नहीं कर सकता, जो कि एवॉक्स सिस्टम्स कर सकते हैं। सो ये दोनों सिस्टम कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, एक दूसरे को ये हेल्प कर सकते हैं, बट कभी भी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट तो फॉल्स ही है कि भाई S-400 को ध्यान में रखते हुए हम एवॉक्स को अवॉइड कर दें। इसके अलावा रशिया के साथ भारत ने एक मिसाइल जिसका नाम है R172, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है, उसकी को प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर अंडर द रशियन लाइसेंस एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका प्रोडक्शन अब इंडिया में ही होना है और इसको जो है इंस्टॉल किया जाएगा सुखोई पर। इस मिसाइल को बोला जाता है एवॉक किलर। तो पाकिस्तान के जो एवॉक विमान है उनके लिए इस मिसाइल को स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में इंडक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस कैपेबिलिटी गैप को डिफेंड करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है कि भाई हम पाकिस्तान के एवॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक मिसाइल को भारतीय बेड़े में शामिल कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है एक राइट आर्ग्यूमेंट नहीं है। मिसाइल पाकिस्तान के एवॉक्स का किल जरूर कर सकती है, बट आपकी रिक्वायरमेंट तो है, आपको तो पाकिस्तान के हर एक मिसाइल का, हर एक एयरक्राफ्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एवॉक्स को किल करना और पाकिस्तान के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को किल करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक नहीं बैठता।
एट लास्ट आप कोई भी आर्ग्यूमेंट दे, बट एवॉक्स सिस्टम्स का रिप्लेसमेंट, उनका ऑल्टरनेटिव जो है वो आजकल के टेक्नोलॉजिकल बैटल एरेना में नहीं है। आपको ये सिस्टम्स हर हालत में चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके एयर ऑपरेशंस जो हैं वो इफेक्टिवली कंडक्ट किए जाएं। आपके चाहे वो ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस हैं या फिर डिफेंसिव एयर ऑपरेशंस, दोनों में ही इन सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और भारत, जहाँ पर पाकिस्तान और हमारा चाइना दोनों तरफ हमारे एनिमीज हैं, दोनों तरफ हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, तो अगर हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो हमें इस तरह के सिस्टम से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना ही होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास S-400 या कोई मिसाइल या हमारे ग्राउंड रेडार या हमारे एरोस्टेट रेडार्स, ये सब हमारे इसके साथ सप्लीमेंट्री हो सकते हैं बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। और भारत सरकार चाहे किसी भी रूट से जाए, चाहे वो बाहर से परचेज करके लाए या फिर इंडिजीनियस सिस्टम से यहाँ पर इन रेडार्स को बनाए, हर हालत में ये रेडार्स हमें ऑन टाइम चाहिए। और ये टेक्नोलॉजिकल गैप आजकल के समय में भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय ज़रूर है। ये सेशन अब हम यहीं एंड करते हैं। आपसे हम कल फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमें कमेंट करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।